नाज़रीन, ईरान जंग का फॉल आउट आ रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा है और ये दुनिया को तब्दील कर रहा है, ये दुनिया के अलायंसेस तब्दील कर रहा है, ये दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर तब्दील कर रहा है, ये रीजन को भी बदल रहा है और आलमी सियासत को भी ये मुकम्मल तौर पर रीशेप कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जिसने आलमी सियासत में भूचाल मचा दिया है वो ये है कि यूएई ये ओपेक से निकल गया है। अच्छा, ओपेक क्या है? बहुत सारे लोग जानते होंगे। ओपेक जो है और ओपेक प्लस बाद में हो गया, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एसोसिएशन है जिसका लीडर सऊदी अरेबिया है। अब ओपेक जो है ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आलमी सियासत के ऊपर बहुत इंपैक्ट है, जिसका दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत इंपैक्ट है, क्योंकि दुनिया की जो एनर्जी है वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसकी कीमत क्या होगी, ये सारा यही मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसके बरह रास्त असरात जो है वो आलमी सियासत के ऊपर जब आते हैं। ये इतने पावरफुल ग्रुप है, यानी जब ये ओपेक में है, यानी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये इतने पावरफुल हैं कि ये अमेरिका को भी रेजिस्ट करते हैं। अमेरिका जब जंगें छेड़ता है और उसके नतीजे में ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो अमेरिका ओपेक को कहता है, सऊदी अरेबिया को कहता है कि आप ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करें। चूंकि ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो कीमतें नीचे आएंगी और अमेरिका के ऊपर जो डोमेस्टिक जो प्रेशर है वो कम होगा, और साथ यह है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर और अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आएगा वो भी कम होगा। लेकिन ये मुल्क जो है वो ओपेक जो है ये रेजिस्ट करता रहा है अमेरिका तक को भी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यूक्रेन वॉर है। जब यूक्रेन की जंग छिड़ी तो फिर बाइडेन इंतजामिया ने सऊदी अरेबिया के ऊपर यह प्रेशर डाला कि आप ऑयल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा जब ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं की, बल्कि उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी, और इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट हुआ वो रशिया को हुआ, क्योंकि कीमतें ऊपर थी तो ज्यादा रेवेन्यू जो है वो रशिया जनरेट कर रहा था। रशिया भी इसका मेंबर है ना, सऊदी अरेबिया, रशिया, मिडिल ईस्ट के ममालिक, ये सारे जो इसके मेंबर हैं। तो यानी ये इतना पावरफुल है। और ट्रंप को ओपेक पसंद नहीं है, ट्रंप को ओपेक पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप को अपना ऑयल बेचना है, और चूंकि ट्रंप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता ओपेक के डिसीजंस को, सो ट्रंप काफी पुराना ओपेक का जो वो क्रिटिसाइज इसको करता रहा है। तो अब यूएई का इस ओपेक से निकल जाना ये बहुत बड़ा वाकया है, और इसमें ग्रेट गेम है। यानी ये नहीं है कि कोई इस एसोसिएशन में आ गया, कुछ चला गया, इसके पीछे ग्रेट गेम है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो यह है कि यूएई के जो इससे निकला है उसकी पहली बुनियादी वजह यह है कि यूएई को यह गुस्सा है कि जीसीसी ने ज्यादा सख्त स्टांस ईरान के खिलाफ नहीं लिया। अब यूएई की वो ये राह रखते हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब अली के आपने बड़ा सॉफ्ट स्टांस लिया, हालांकि कोई सॉफ्ट स्टांस जब नहीं लिया है, सारे मुल्कों ने खामोशी भी इख्तियार की। अमेरिका के जो हमले हो रहे थे उन्होंने होने दिए, किसी ने बेस दी, किसी ने एयर स्पेस दी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, सारा कुछ तो दिया। तो फिर अब क्या मतलब कतर जाकर हमला कर देता ईरान पर? तो वो कुछ जो कर सकते थे सबने किया, सबसे बढ़कर खामोशी है। खामोशी उन्होंने इख्तियार की कि अमेरिका ने जो करना है फ्री हैंड दिया ना कि वो करते रहे। तो कौन सा सॉफ्ट स्टांस है जो उन्होंने लिया? ईरान कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि यूएई जो है वो अपने आप को मुकम्मल यानी उसने अलाइन कर लिया है इस फैसले के साथ इजराइल और अमेरिका से। पहले भी उनके बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसमें वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, लेकिन इस फैसले के साथ वो मुकम्मल तौर पर इजराइल और अमेरिका की कश्ती में सवार हो गए हैं। आप ये समझिए कि उन्होंने अपने सारे अंडे जो है वो उठाकर उधर की टोकरी में जब रख दिए हैं। रीजन से पहले ही वो डिटैच हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ फड्डा चल रहा है, कभी यमन में, कभी सूडान में, कभी बाकी इशूज के ऊपर। और अब इस अलायंस से भी निकल जाने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल किसी और डगर के ऊपर चल पड़े हैं, वो बिल्कुल किसी और डायरेक्शन के अंदर जब चल पड़े हैं। तो ये तो एक फॉल आउट है इस जंग का कि अलायंसेस टूट रहे हैं, दुनिया रीशेप हो रही है, बदल रहा है, सब कुछ जो है वो बदल रहा है। अब यूएई जो है वो ओपेक का सबसे अहम तरीन रुकन है। ये ओपेक जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, यानी सऊदी अरेबिया, कुवैत, फलाना फलाना, उन सबको मिलाकर जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 15% यूएई प्रोड्यूस करता है। यानी बहुत बड़ा शेयर है ना कि टोटल ऑयल प्रोडक्शन में 15% जो है वो यूएई प्रोड्यूस करता है। फिर आप देखें कि उनका एक स्मूथ सिस्टम है, रिलायबल पार्टनर है कि जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक स्मूथ डिलीवरी होनी है। तो ये बहुत रिलायबल और बहुत अहम तरीन रुकन है यूएई। तो अब ओपेक जो है वो कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, उसकी क्या कीमतें होंगी, वो सऊदी अरेबिया लीडर है, वो मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी नहीं करनी, कब ज्यादा करनी है, कब कम करनी है। लेकिन जब यूएई निकल गया तो दैट मींस कि वो अब अपने हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। ये बहुत बड़ा वाकया, अभी इसके और असरात आपको नजर आएंगे, और ईरान जंग के असरात आपको बहुत सारे डायमेंशंस में मजीद नजर आएंगे।
अब यूई इस लाइन से निकल गया, अब वो अपने हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है और वो ये प्लान कर रहा है कि 2027 तक वो 5 मिलियन बैरल पर डे वो ऑयल जो वो बेचेगा। इस वक्त टोटल ऑयल जो मिडिल ईस्ट से जा रहा है वो 9 मिलियन है, 9 मिलियन बैरल, और यूई अपने ऑयल को इतना ऊपर ले जाने वाला है कि वो 5 मिलियन पर डे जब वो बेच रहे होंगे। तो ये तो बहुत बड़ा वाकया हो गया ना कि भाई फिर बाकी जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे। और फिर आपका एक हमसाया मुल्क वो बिल्कुल डिफरेंट आपसे सोच रहा है। देखें जो ईरान की जंग 80s में हुई थी, तो उसके बाद उसका फॉल आउट कुवैत जंग निकला था। उसमें मसला क्या था कि इराक जो है वो कर्जे में डूब चुका था। इराक कुवैत को कह रहा था कि आप ऑयल प्रोडक्शन कम करें। वो ऑयल धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रहे थे, बेच रहे थे, जिससे रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था। सो इराक उनको कह रहा था कि आप ऑयल प्रोडक्शन थोड़ी कम करें। कुवैत नहीं मान रहा था, तो उसका नतीजा निकला कि इराक ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी। आप समझ रहे इस बात को? तो यहां पर भी ये यूई ज्यादा प्रोड्यूस करने जा रहा है। अब उसको बाकी मुल्कों के ऊपर इसके डेफिनेटली असरात आएंगे। और दूसरा यह है कि हमने आपको खबर शेयर की थी कि यूई जो है वो अमेरिका से जो करेंसी स्वैप है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है कि हमें डॉलर्स दो। तो हमने आपको बताया था कि अमेरिका डॉलर ऐसे ही नहीं देगा, वो कुछ मांगेगा यूई से, कुछ मांगेगा वो यूई से। अब अमेरिका क्या मांगेगा ये हमने देखना। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने फिर इनसे ये मांगा, क्योंकि ट्रंप ओपेक को पसंद नहीं करता है। और आपको पता है कि ट्रंप इस वक्त बार बार क्या बात कर रहा है कि दुनिया मेरा ऑयल खरीदने आ रही है, दुनिया जब वो अमेरिका का ऑयल खरीदने आ रही है। सो ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूई फ्लड करेंगे दुनिया के मार्केट्स को विद देयर ऑयल, और वो चैलेंज करेंगे ओपेक को, रशिया को, सऊदी अरेबिया को में भी, यानी ओपेक को वो ओवरऑल जब फ्लड करेंगे। आप देखें यूरोप ऑयल खरीद रहा है, उसको अमेरिका प्रेशराइज भी कर रहा है, वो खरीद भी रहे हैं अमेरिका से। अब यूई 5 मिलियन पर डे देगा, यानी 50% तो वो फिर अकेला ही दे रहा होगा जो मिडिल ईस्ट देता है। तो देखें ये सब कुछ बदल देता है। ये बात सिर्फ सब कुछ बदल देती है कि मिडिल ईस्ट जो जरूरतें पूरी कर रहा है, यूई अकेला वो 50% जब वो दे रहा होगा उस जरूरत के, 50 से भी ये प्लस बनता है। तो एवरीथिंग गोना चेंज। तो उधर से अमेरिका बता रहा होगा कि आपने वहां से ऑयल खरीदना है, या हमसे खरीदो या यूई से खरीदो। हम ये बात कर रहे हैं कि चूंकि ये यूई जो उसने फैसला किया है, ये अमेरिका की वजह से ये फैसला हुआ है। और वो बिल्कुल यानी कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उनके कैंप में बराह रास्त और टोटली चले गए, तमाम अंडे उठाकर उधर की टोकरी में जो रख दिए। अब ये भूचाल आया हुआ दुनिया भर में। मैं कुछ हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्विट ऑयल कार्टेल ओपेक, और रॉयटर्स ने लिखा यूई लीव्स ओपेक इन मेजर ब्लो टू ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर ग्रुप। देखें ओपेक कमजोर हुआ ना, इस तरह से तो मुल्क छोड़ते चले जाएंगे तो कमजोर होगा, ओपेक कमजोर होगा। ये आप देखना दुनिया रीशेप हो रही है। सो मेजर ब्लो है ऑयल प्रोड्यूसर ग्रुप को। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है यूई टू लीव ओपेक अमिड हुर्मज ऑयल क्राइसिस, अ ब्लो टू सऊदी अरेबिया। अब ये लिख रहा है वाशिंगटन पोस्ट, ब्लूमबर्ग, यूई टू लीव ओपेक एज ईरान वॉर रीशेप्स ऑयल मार्केट। ईरान वॉर जब रीशेप कर रही है। और दी गार्डियन ने क्या लिखा है, गार्डियन की हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गार्डियन ने लिखा है यूई क्विट्स ओपेक इन विन फॉर ट्रंप एज ऑयल कार्टेल वीकेंड। ये ट्रंप के लिए विन है चूंकि ओपेक जो है वो कमजोर पड़ा है। सो मैंने आपको बताया कि ट्रंप क्रिटिसाइज करता रहा है, कई सालों से कर रहा है, बहुत पुराना वो क्रिटिसाइज करते हैं ओपेक को, और यहां पर वो अपना ऑयल बेच रहे हैं। देखें ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप कह रहा है रशिया का ऑयल भी ना बिके, सऊदी अरेबिया का भी ना बिके, सिर्फ मेरा ऑयल बिके। और जो सारी एनर्जी यूरोप ले रहा था रशिया से, उसको अमेरिका ने रिप्लेस कर दिया है। तो अब वो ओपेक से भी खुश नहीं है, क्योंकि ओपेक जो है वो उनकी बात नहीं मानता कि जितना वो, चूंकि बात भाई क्यों माने, ओपेक ने तो अपने फायदे में देखना है ना। और अमेरिका जंगे छेड़े और फिर इनको कहे कि नहीं आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं। तो वो तो अपने हिसाब से सही फैसले करते हैं, जो भी फैसले करते हैं वो अपने इंटरेस्ट में करते हैं, वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक क्यों करें। सो ये ओपेक जो है, यानी अब यूई और अमेरिका, दे वुड बी फ्लडिंग द मार्केट। देखें अमेरिका को एक पार्टनर चाहिए था ना, एक पार्टनर बड़ा, जो बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो। और फिर ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जिस पर इजराइल हाथ रखेगा वो उसी का अप्रूवल होगा ना। कोई और मुल्क का अप्रूवल तो नहीं हो सकता जो इजराइल को मानता ही नहीं है। सो चूंकि यूई तो बहुत आगे तक जा चुका है अपनी पॉलिसीज में इजराइल के साथ, तो इसलिए इजराइल का चूंकि अप्रूवल है तो अमेरिका का भी अप्रूवल है।
तो बहरहाल अब देखिए ना, सियासत बदल रही है, रीजन बदल रहा है। अब ये इसकी बहुत सारे डायमेंशन हम अगली वीडियोस में जब डिस्कस करते रहेंगे। अब रीजन इसको कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर एक और दोबारा जंग होती है और बाकियों की ऑयल प्रोडक्शन मुतासर होती है तो फिर क्या होगा। यानी कि यूई तो चाह रहा है ना वो ज्यादा से ज्यादा बेचेगा, तो बाकी अगर दोबारा जंग होती है और बाकियों की ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा मुतासर हो जाती है तो ये मजीद देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये जंग मजीद जंगों को जन्म दे सकती है। जैसे ईरान की जंग हुई 80s में, तो उसका नतीजा इराक और कुवैत की जंग में निकला, और हालांकि इराक और कुवैत इत्तेहादी थे अगेंस्ट ईरान, और उस कुवैत इराक जंग का नतीजा यह निकला कि फिर ये अमेरिका की जो बेसिस बनी है, जो आज तक एक कितना बड़ा मसला है। सो ये जंग और कितनी जंगों को जन्म देती है, क्या क्या मिसाल पैदा करती है, और जो इसराइल की प्रेजेंस है इस गल्फ कंट्री में वो बहुत बड़ा मसला बनने जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, ये मुल्क बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, बड़ी समझदारी के साथ चलें और मामलात को जो है आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक्सियोस की ये रिपोर्ट है कि ट्रंप जो है वो एक और हमला लॉन्च करने जा रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन फिलहाल वो हेजिटेट कर रहा है एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, और वो ये चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड उसने कर रखा है उसका रिजल्ट आ जाए, कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड का क्या नतीजा है। ये ट्रंप इंतजार कर रहा है कि भाई जो ब्लॉकेड किया हुआ है क्या उसके नतीजे में ईरान कोलैप्स हो रहा है, ईरान के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है। सो अभी तक वो सिर्फ ये वेट कर रहा है। ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। और ताज़ा तरीन जो कंसल्टेशन हुई है ट्रंप और उसकी इंतजामिया की, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक उसको बताया गया है, ट्रंप को बताया गया है कि 2 माह के अंदर अंदर ईरान को बहुत मेजर सेटबैक होगा इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड से, और बहुत बहुत बड़े असरात उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो ईरान पर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर बहुत बड़े जो असरात है वो आना शुरू हो गए हैं। खबर यह है कि अमेरिकी ऑटोमेकर्स ने यह वार्न किया है कि चीप कार्स में एग्जिट यूएस मार्केट। सूरत हाल इतनी खराब हो रही है कि अमेरिका में अफोर्डेबल कार बड़ा मसला पैदा हो जाएंगी। चीप कार्स अमेरिकी मार्केट में शायद एग्जिस्ट ही ना करें, यानी कारें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जो टैरिफ हैं, जो बाकी पॉलिसीज हैं, सारे क्राइसिस को मिला के चीप कार्स ही अमेरिकी मार्केट से निकल जाएंगी, महंगी कारें। सो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस खुद अमेरिका के लिए आ रहा है। ये उनके ऑटोमेकर्स वार्न कर रहे हैं, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है, अमेरिकी ऑटोमेकर्स की आज ये रिपोर्ट है। और उधर इटली को सेंट्रल बैंक ने वार्न किया है कि इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत बुरी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और कोई स्पेस नहीं है कि हम पब्लिक फंडिंग के ऊपर मजीद पैसा लगाएं। यानी जो पब्लिक वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करने के लिए, उनको जारी रखने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए पैसा नहीं है। सो देखना, इससे गवर्नमेंट पर बड़ा प्रेशर आ रहा है, भाई आपको पब्लिक वेलफेयर वाले तो प्रोजेक्ट्स करने हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक जो जॉर्जिया मेलोनी कह रहा है कि नहीं, इसकी कोई इजाजत नहीं है, यानी कि इसकी कोई स्पेस नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। तो ये बर्डन जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर आ रहा है। दूसरा खबर यह है कि वाशिंगटन में इस बात के ऊपर पैनिक है, फॉक्स न्यूज के मुताबिक कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं रशिया, और फिर रशिया जो अनाउंसमेंट वहां से आ रही हैं, तो अमेरिका बड़ा अलार्म्ड है कि ईरान और रशिया का ताउन किस हद तक बढ़ चुका है। ये वाशिंगटन में बड़ा पैनिक जब वो पाया जा रहा है। और उधर मिस्र जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर इसराइल में बड़ी खलबली मची हुई है, तल अवीव में बड़ा पैनिक है। तो अब आप ये देखिए कि इजरायली जो है वो ये कह रहे हैं कि इजिप्शियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो वो बढ़ रही हैं, बॉर्डर्स के करीब वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं और साथ वो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और ये तो पीस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी। अच्छा, ये जो मर्जी करते पड़े वो पीस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी नहीं है, उन्होंने थोड़ी सी जंगे मशकी कर ली, तैयारी कर ली। सो देखिए, ये मुल्कों को अब अंदाजा हो रहा है कि भाई इसराइल से तो जो बातें की थी वो तो नहीं बनी, बल्कि वो जेनोसाइड भी करके उनका मामला वहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो ईरान की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब मिस्र जो वो पता नहीं क्या तैयारी कर रहा है, लेकिन इसराइल में पैनिक है। अब आ जाते हैं जरा ईरान के ऊपर। ईरान ये कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। ये ईरान कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम जंग के लिए तैयार हैं। और आईआरजीसी की कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईआरजीसी ने कहा है कि हमें जरा गूंज सुनाई दे रही है। किस बात की गूंज सुनाई दे रही है? कि अमेरिकन प्रेजेंस का खात्मा हो रहा है गल्फ से फॉरएवर, हमेशा के लिए। ये गूंज हमें सुनाई दे रही है, और ये बात वो तब कर रहे हैं जब गल्फ काउंसिल का इजलास हुआ है, उसके बाद ये कह रहे हैं। So a voice is being heard in the Strait of Hormuz about the end of American presence in the Gulf. इसको रशियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। हमें गूंज सुनाई दे रही है, दूर से एक आवाज आ रही है कि अमेरिका को गल्फ छोड़ना पड़ रहा है। यही अल्टीमेटली अमेरिका को यही होगा, उसको यहां से लीव करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विल रिमेन अंडर ईरानियन कंट्रोल फॉरएवर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अब हमेशा के लिए ईरान के कंट्रोल में रहेगा। एंड उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की इजाजत नहीं होगी, अगर ईरानी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी,
अगर उनका यह फैसला होगा तो हम 1 लीटर भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जाने नहीं देंगे। और पर्शियन गल्फ से फॉरएवर अमेरिका जो एग्जिट करने जा रहा है, यह हमें आवाज गूंज सुनाई दे रही है। और एम्पायर जो है वो इनसेन एरोगेंस में मुब्तला हो चुका है, पागलपन की इंतहा तक की जो एरोगेंस है उसमें मुब्तला हो चुका है। ये दुनिया जो मुल्कों के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, सिविलाइजेशंस को मिटाने की धमकियां दे रहा है, जियोग्राफिकल नेम्स चेंज कर रहा है। आपको पता है ना कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको करार दे दिया गया, उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करार दे दो। जियोग्राफिकल नेम्स है उनको चेंज किया जा रहा है, अदर मुल्कों की जो लैंड की ऑनरशिप है उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा है, लीगल सिस्टम्स को चेंज किया जा रहा है। और जो वेनेजुएला में किया गया, जो क्यूबा में किया जा रहा है, अगर इसी अप्रोच को जारी रखा गया तो दुनिया एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन की तरफ चली जाएगी जो कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं की जा सकती। दुनिया एक ऐसी सिचुएशन की तरफ चली जाएगी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, ये IRGC कह रहा है। उधर ईरानी जो हैकर ग्रुप है वो बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा है और अभी ताजा तरीन जो उन्होंने दावा किया वो ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंट्स ने ऑन ग्राउंड इसराइल में जाकर ऑपरेशन किए हैं। यानी एक तो ऑनलाइन है ना, वो कह रहे हैं हमारे एजेंट्स ने ऑन ग्राउंड, यानी हमने किसी को हायर किया, उसने फिर जाकर वहां पर ऑपरेशन किए इसराइल की टेरिटरी के अंदर। और हिजबुल्लाह ने इसराइली ट्रूप्स के ऊपर अटैक किया है, मरकावा टैंक्स को तबाह किया है, बुलडोजर्स को तबाह किया है। हिजबुल्लाह के हमले जब जारी हैं। एक और बड़ा वाकया मैं आपके सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि इसराइल के खिलाफ एक तब्दीली वेस्ट में आ रही है। ऑल्दो वो आइडियल नहीं है, ऑल्दो वो बहुत ग्रेजुअल है, बहुत स्लो है, लेकिन वो तब्दीली आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बड़ी कंपनी है और इसराइल को मुकम्मल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो वो देते रहे हैं 2-3 साल से, जो कुछ हुआ उसमें मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट रही है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने जो मैप्स हैं उनको अपडेट किया। वेस्ट बैंक के अंदर जो मैप्स हैं उनके जो जियोग्राफिकल नेम्स हैं वो जो इसराइल ने दिए हुए हैं उसके मुताबिक उनके मैप्स थे। यानी जैसे वेस्ट बैंक को इसराइल ने जुडाया और सिमारिया, जो उनका मजहबी नाम वो देते हैं इस इलाके को, वो दिया हुआ था। फिर उसमें जो बाकी डिफरेंट एरियाज हैं उसमें वही जो इसराइल ने उनको नाम दिए थे उन्होंने वो पुट किए में, यानी फलस्तीनी शनाख्त को वहां पर मिटाया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने वापस अपडेट कर दिया है उन तमाम इलाकों को फलस्तीनी आइडेंटिटी के साथ। बहुत बड़ा वाकया है, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत एक मुजाहरे हुए हैं, वहां के एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट किए और बहुत सारे रिजाइन उन्होंने किया, बहुत सारों को निकाल दिया गया। तो ये काफी 1-2-2-2.5 साल से ये तहरीक वहां पर चल रही थी। सो उस तहरीक का आज ये छोटा सा आप कह लें कि एक नतीजा निकला है जो कि अपने इंपैक्ट के हवाले से बहुत बड़ा है, अपने जेस्चर के हवाले से बहुत बड़ा है कि इन कंपनीज को तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, ये तो दुनिया को चला रही हैं ये कंपनीज। उन्होंने बहरहाल ये इतना बड़ा उनको फैसला जब लेना पड़ा है, सो कहीं ना कहीं एक तब्दीली आ रही है। मुसाद चीफ ये कह रहा है कि हमने लेबनान और ईरान के बॉर्डर्स को ब्रीच करके वहां पर जाकर हमने ऑपरेशंस किए हैं और बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमने हासिल की। मुसाद चीफ का दावा है, लेकिन यह दावा उसका उससे भी बड़ा है। कहता है कि हमने खुफिया पॉलिटिकल ऑपरेशंस किए, पॉलिटिकल कैंपेन्स की हैं और ताकि हासिल कर सकें इंपॉर्टेंस इन द रीजनल अलायंस। ये बड़ा वाकया है, यानी वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन्स की, कैसे गवर्नमेंट्स को सबड्यू किया। एक तो है ना मिलिट्री ऑपरेशंस, नहीं ये दूसरी बात वो करने, कैसे रीजनल अलायंसेस को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल कैंपेन्स की और गवर्नमेंट्स को सबजुगेट किया। ये मुसाद चीफ साहब जब दावा कर रहा है, अब जरा अंदाजा करें तो कौन से ऐसे मुल्क हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको पता है गल्फ